सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बस अपडेट्स का इंतज़ार है आपसे और उसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़ा सा आज बजट भी खेलेंगे। बजट भी खेलेंगे सर। सर शुरू कर लेते हैं इस चीज़ से कि कल के हमारे एपिसोड में जब तक हम शो कर रहे थे तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन ये थी कि इज़राइल ने जो हमला किया ईरान पे उसकी डिटेल्स तो तमाम मौजूद हैं, जिसके अंदर टॉप मिलिट्री ब्रास को अटैक किया गया और बड़ा टारगेटेड अटैक था ईरान की तरफ से, एक इंटेलिजेंस फेलियर था। ये अब बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको भी। और इज़राइल ने जो बहाना बनाया इस अटैक को करने का वो ये था कि न्यूक्लियर जो उनकी यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स हैं उनको हमने टारगेट इस वजह से किया क्योंकि हमें लग रहा था कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे। अलबत्ता इसकी तरदीद जो है बाकायदा तौर पे तमाम जो इस चीज़ के वॉच डॉग्स हैं एक्सक्यूज़ मी उन्होंने की है, तो इस चीज़ को तो अपनी जगह आप रखें। उसके बाद रात को ही जब आप और मैं यहाँ से गए तो हम पहुँचे तो न्यूज़ साइकिल रुका नहीं था और ईरान ने अपना जवाबी जो हमला है वो तल अवीव पे जो कैपिटल है इज़राइल का वहाँ पे किया। वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा मिलिट्री कमांड्स भी हैं और उनका जो आयरन डोम नेटवर्क है उसकी कुछ फेलियर्स भी वाजे हुए और जितने उन्होंने मिज़ाइल लॉन्च किए 3 फेजेस में उन्होंने उसके अंदर पेनिट्रेट किया टेल अवीव को और वहाँ पे ठीक ठाक नुकसान जो अब तक बताया जा रहा है वो किया। अलबत्ता ज़ाहिर है इसके अंदर जो एक्चुअल आपको जो लॉस है वो कुछ देर बाद पता चलेगा और ये शायद कभी ना पता चले, बट ये बात है कि ईरान ने अपना जवाब दिया। उसके बाद ज़ाहिर है सारी रात ये मामलात चलते रहे। एक फुल स्केल वॉर जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए वो शुरू हुई। उसके बाद ये हुआ कि इज़राइल जो है ज़ाहिर है उन्होंने अब फिर ज़ाहिर है जवाब देना, आपको पता है ये तो एक सिक्लिकल चीज़ है कि आप करेंगे हम करेंगे, आप करेंगे हम करेंगे, कब रुकेगी ये चीज़ हमें नहीं पता। इज़राइल ने आज ये क्लेम किया कि हमने ईरान की मज़ीद साइट्स के ऊपर हमने हमला किया। ईरान ने फिर दावा किया कि हम अब 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो गिराएंगे। उसके अंदर जहाज़ों की भी रिपोर्ट आई कि पता नहीं 2 जहाज़ इज़राइल के ईरान ने गिरा दिए हैं। अगेन इसकी कोई उस तरह से हतमी तौर पे कोई जो चीज़ है हमारे पास नहीं है, बट ये जो IDF का अपना एक्स का पेज है और दीगर जो और इज़राइली सोर्सेज हैं वो उन्होंने कंफर्म किया कि ईरान ने यहाँ पे अटैक किया है और शहरों तक अटैक हुआ है। अब ज़ाहिर है सर कि इस चीज़ की जो फ्रेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग ये कि अग्रेसर जो है अब बनाया जा रहा है ईरान को कि उन्होंने आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को और आपके मिलिट्री पर्सनल को टारगेट किया बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो आप करने चाह रहे थे। आपने अलबत्ता शहरी लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर उनके और शहरी इमारतें जो हैं उनके ऊपर अटैक किया। इस तरह की इसकी फ्रेमिंग की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ये मामला जो है ये बहुत इस वक्त गर्म है, ज़ेर बहस है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट जो है वो इकॉनमी के ऊपर भी आएगा। ईरान जो है वो अगेंस्ट द वॉल इस वजह से है क्योंकि ईरान एक इस किस्म का आइसोलेटेड कंट्री है जिसके अंदर उसकी सपोर्ट अगर तो उसको हासिल है तो वो या तो रूस से या चाइना से है, लेकिन वो उस तरह की सपोर्ट नहीं है जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान को हासिल है। उसके अंदर एक आइडियोलॉजिकल वहाँ पे हुकूमत है जो कि अपना सारा निज़ाम उस तरह से चलाते हैं और इज़राइल जो है उसको अमेरिका की हमें पता है बहुत ज़्यादा बैकिंग है। इनफैक्ट उनका सारा जो सैटेलाइट सिस्टम भी है, इनफैक्ट उनकी जो वेपनरी भी है, उनकी जो प्लेन्स भी हैं वो अमेरिकन है। सो ईरान जो है वो अपनी दिफा के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम ले सकता है। दैट बीइंग सेड ये एक फुल फ्लेज वॉर सिनेरियो जो है ये चल रहा है। आप देखें कि पिछले 1 महीने के अंदर 3 जंगें जो छिड़ गई हैं। एक आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें नंबर 1, दूसरा यूक्रेन और रूस की एक एस्केलेशन की बात कर लें और तीसरी इसको ऐड कर लें उसके अंदर, जिसके अंदर आपकी मॉडर्न किस्म की जो जंगें हैं वो हो रही हैं जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज भी हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू हैं, जो ड्रोन्स के थ्रू हैं और उसके अंदर जानी नुकसान जो है उसकी बहुत ज़्यादा तादाद है। और अगेन जो हमने कल बात की थी कि इसकी रुकावट जो है वो कब आएगी, बहुत एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है और व्यू है कि ज़्यादा देर मामला चल नहीं पाएंगे। लेकिन
इसराइल की हद तक अगर हम बात करें तो उनका तो एक मौक़िफ़ ये है कि हमने ईरान को फ़तह करना है, रकबे की हद तक नहीं कि उनको रकबा तो और मज़ीद वो उनको अब कॉन्करिंग वाली चीज़ तो नहीं होती ना, वो तो बड़ी पुरानी बात है कि जी हमने एक जगह उनको हराया अब हम कॉन्कर कर रहे हैं, वो तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं, विच मीन्स कि ये और डेंजरस है कि जी आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिफीटिंग अ कंट्री आप उसके ऊपर मिज़ाइल फेंकते रहेंगे, वो आपके ऊपर भी मिज़ाइल, जब मिज़ाइल जिसके ख़त्म हो जाएंगे वो हार जाएगा। लेकिन उसका जो आफ्टर मैथ है वो बहुत डेडली है, उसकी हम जानी नुकसान की हद तक भी बात कर लेते हैं कि उसके क्या मुराकात होते हैं, और नंबर 2 इसके अंदर जो इकनॉमिकली खित्ते के अंदर प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमने कल भी बड़ी तफसीली बात की थी इकनॉमिकली क्या चीज़ें होंगी। सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है दुख जानी नुकसान का ही है जो भी इसमें होगा जंग के नतीजे में और होता है। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि कब इंटरनेशनल दुनिया, मतलब जो पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो कब इंटरवीन करेंगी, कब वो सुलह सफाई की तरफ मामला लेके जाएंगी, अगेन बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी पड़ती है। हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कंस्पिरेसी थियरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला जो है वो उसको कई महीने हो चुके हैं, शायद साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी हमने उसमें एक एस्केलेशन देखी, यानी कि उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा था, और वो जो एस्केलेशन थी उसमें एकदम से नज़र ये आया कि यूक्रेन ने बहुत कम लागत से कुछ ऐसी वेपनरी इस्तेमाल की जिसने रशिया की बहुत महंगी वेपनरी को नुकसान पहुंचाया। सो इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन। बेसिकली अंदाज़ा ये हुआ पावर्स को कि यूक्रेन के पास कितनी ताकत है। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो मतलब शुरू हुई 6 की रात। पाकिस्तान तो उससे बहुत पहले ये कह रहा था कि जी टेबल पर बैठ के बात करें, जंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन 6 की रात को इंडिया ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने उसको डिफेंड किया, उनके जहाज़ गिराए, लेकिन फिर भी मामला चलता रहा। इवेंचुअली 10 तारीख़ को जब तक डॉग फाइट एक हुई नहीं जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी बर्तरी दिखाई, तब तक अमेरिका बीच में नहीं आया। अच्छा, अब अगेन मतलब आप ये देखें कि कोई कैसे सोच सकता है, मैं और आप तो नहीं सोच सकते, तो जो इसराइल में बैठे हुए हैं वो ये कैसे सोच सकते थे कि वो एक मुल्क पर अटैक कर देंगे, और एक मुल्क जो कि बहरहाल जिनका डिफेंस काफ़ी मजबूत है, तो वो आगे से जवाब नहीं देगा। सो मेरे ख्याल में ये तो दीवाने का ख्वाब था कि वो ईरान पर अटैक करेंगे और ईरान आगे से कुछ भी नहीं कहेगा। तो जवाब तो उन्होंने देना था, जवाब वो देंगे, और बल्कि ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक पावर्स आ नहीं जाती बीच में, और जब पावर्स बीच में आ भी जाएंगी, क्योंकि पहला अटैक इसराइल ने किया था, तो आखिरी अटैक मेरे ख्याल में ईरान का ही होगा। वो एक अलहदा इशू है कि नुकसान कौन किसको ज़्यादा पहुंचाता है। वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का पता लग जाएगा, कुछ चीज़ों का आज से 20 साल बाद पता लगेगा, लेकिन आखिरी अटैक ईरान का होगा। अब अगेन क्या, मैं ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं दे रहा, मैं ये खुद सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या इस वक्त दुनिया ये देखना चाहती है कि जी बहुत अरसे से कोई जोड़ के मुल्कों में जंगें नहीं हुई। मतलब हम कल भी ये बात कर रहे थे कि पिछले जो एक हमने 30, 40, 50 साल एक हनीमून पीरियड था जिसमें ऐसा नहीं है कि जंगें हुई नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत थी और एक उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर ताकत थी। अब जब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जोड़ के मुकाबले में जंगें हो रही हैं, तो क्या ये जो पावर्स हैं ये देखना चाह रही हैं कि पिछले 10, 20, 40, 50 साल में किसने क्या कुछ बना लिया है और वो किस चीज़ के ऊपर बैठे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो देखें ये कितनी ख़तरनाक बात है कि सिर्फ आप असेसमेंट लेने के लिए कि किसके पास क्या है, आप दो मुल्कों को जंग में जाने दे रहे हैं। तो दुनिया बहुत रूथलेस है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं एहसास हो रहा है कि इंसान जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, एक सेल्फिश स्पीशी है, और इतने हज़ार सालों की एवोल्यूशन के बावजूद वो जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट इंसानों के अंदर था वो आज भी मौजूद है।
वो आज भी मौजूद है सर, बिल्कुल। और ज़ाहिर है इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो बेटर प्लेयर्स हैं इस सारी गेम के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान मौजूद है, और उसकी वजह है बड़ी कि हमने देखें जब से हमने अपने आप को इक्विप किया न्यूक्लियर वेपन से, और आपने जैसे कल के दिन फरमी बनाया कि हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी शायद एक ही प्रोग्राम में आई, वो हमारा एटमी प्रोग्राम था, जिसका हमें आज एक फ़ायदा है। हमने देखें सर कंसिस्टेंटली ये कहा है कि हमारा एटमी प्रोग्राम है तो वो इंडिया की हद तक है। आज तक पाकिस्तानी हुकूमत रियासत ने किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो कभी भी इस चीज़ का इंडिकेशन में नहीं की, वो इजराइली क्यों ना हो, कि जी हम आपकी तरफ इस किस्म की इंटेंशन रखते हैं। एक ज़िम्मेदाराना अप्रोच है कि जी हमें उस वक्त लगा कि अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी सेफ गार्ड करने के लिए हमें यह प्रोग्राम चाहिए था, और हमने वो बनाया जब हम साए ने कर लिया। जब हम साए ने कर लिया तो उस दिन से लेके आज दिन तक हम उसको जिम्मेदारी से रखा हुआ है हमने। और नंबर 2 कि हमने आज तक उसको फ्रंट पे नहीं लाया, हमने शो नहीं कराया उसको कि जी हम अब रेडी हैं। अब हमने अभी तक जंग में भी नहीं किया, जंग में भी नहीं किया था। तो ये एक बात है जो कि जिम्मेदाराना ममालिक जो हैं जो करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी ये आप नहीं कह सकते बड़े दावे से कि हमारे अंदर कोई आइडियोलॉजिकल टेंडेंसीज नहीं है, बिल्कुल हैं, होती हैं हमारी तमाम हुकूमतों के अंदर, उस चीज़ के अंदर होती है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट जाहिर है उसके साथ जब आप अकम्पनी कर देते हैं आपका जौहरी मवाद जो है, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए देखें हमारे ऊपर जो सैंक्शंस वाला मामला है, देखें ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस वाला मामला भी है ना, वो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन से ले लें कि जी आप सिविलियन ओरिएंटेड काम कर सकते हैं न्यूक्लियर की हद तक, लेकिन आप कोई वेपनाइज किस्म का काम नहीं कर सकते। इजराइल ने तो हद ही कर दी कि उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते बगैर, और अमेरिका इंक्लूडेड, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप ये करें, हालांकि फिगर सारे उनके जो हैं वो इस चीज़ की तरदीद कर रहे थे कि हम ऐसी चीज़ नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने अटैक किया, जैसा आपने कहा कि जाहिर है फिर जवाबी कार्रवाई आनी थी, लेकिन अगेन इट नीड्स टू स्टॉप, इट नीड्स टू स्टॉप। टेबल पे बैठें। ईरान की हद तक मेरा अपना ख्याल है कि 2 ही मुल्क हैं जो कि जाके किसी किस्म की बात कर सकते हैं, उनको बैक कर सकते हैं, वो रूस है या चाइना है। इसराइल की हद तक ऑब्वियसली देन अमेरिका है, और फिर ये ग्लोबल चीज़ बन जाएगी। आप सर जिस भी मुल्क में जगह पे चले जाएं जो वेपनाइज्ड है, जिसकी आर्मी स्ट्रांग है, जहाँ पे जंग लगी हुई है, अल्लाह करे कहीं और जंग ना लगे, वहाँ पे आप बिग 3 और 4 जो आपके इस वक्त मौजूद हैं इस दुनिया में, उन सब का स्टेक है उसके अंदर, क्योंकि दुनिया जो है वो अब ग्लोबलाइज्ड है। उसके अंदर एक ट्रेड और सब चीज़ का मामला जो है वो ग्लोबल स्पेक्ट्रम में सब अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं उसके अंदर, और जहाँ उनको नुकसान नहीं हो रहा कहते हैं लगे रहो, जहाँ उनको नुकसान होता है वो आके बीच में पड़ जाते हैं। तो ये एक चीज़ चलती रहेगी। बाकी ईरान की हद तक अगर और बात की जाए तो इससे हमें भी बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें एक तो वो तो छोड़ दें, तो हमने भी कल देखा कि अक्रॉस द पाक ईरान बॉर्डर जो है हमने अपनी सेफ्टी के लिए भी, हमने अपनी भी जो एयर डिफेंस है उसको एक्टिव रखा हुआ था। बट आप वो छोड़ दें फ़िलहाल, आप सिर्फ एक हद तक बात कर लें कि आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है, अगर फ़र्ज़ करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उधर बंदिश हो जाती है, उधर उसको बंद कर देते हैं, तो आपके ख्याल में फिर क्या होगा? चाइना को तेल नहीं पहुँचेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स निकलनी है वहाँ से। आप हर तरफ से इसको अगर एग्जामिन करें, ऑयल प्राइसेस देख लें आप 60, 70, 90 तक चली जाती हैं पर बैरल, फिर मसला हो जाएगा यहाँ पे। सो एवरीथिंग जो है वो अब 2 फ्रंट्स पे चीज़ होती है। एक आपकी कन्वेंशनल वॉर है, फिर उसके असरात हैं, और उसके असरात जो हैं वो इकोनॉमी पे आती हैं। पाकिस्तान जो है एक बड़े नाजुक मोड़ पे है, अपनी इकोनॉमिकल रिजुविनेशन कह लें उसके, जो भी कह लें, और उसके अंदर इस किस्म का डेटरमेंट जो है, इस किस्म का डेंट रादर सॉरी अगर पड़ गया है एक और जंग की वजह से, तो वो हमारे लिए सर्वाइवेबिलिटी जो है वो बड़ी मुश्किल है। इस चीज़ को सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, ये माजी में अमेरिका ने बहुत से मुल्कों को इन्वेड किया इस अंदाज़े पर कि वहाँ पर शायद कुछ इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, और बाद में पता लगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अब अमेरिका इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी ख़त्म हो गई है, लेकिन इसराइल ने वो काम करना शुरू कर दिए। तो अगेन मतलब अमेरिका तो चलें सुपर पावर था, इसराइल तो सुपर पावर भी नहीं है। सो यहाँ पर अब ज़रूरी है कि सुपर पावर्स उनको बांधें कि इस तरह से दुनिया नहीं चल सकती जिस तरह से आपने फरमाया। मतलब पाकिस्तान में 11% तो ऑलरेडी तेल ऊपर चला गया इंटरनेशनल मार्केट में जब से जंग शुरू हुई है। तो अगर ये ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो हमारे जो हम सोच रहे थे सिंगल डिजिट में आ जाएंगे हमारे इंटरेस्ट रेट्स, वो नहीं आ सकेंगे। उसके बाद वो ज़ाहिर है जो कारोबार का पहिया चलना है वो नहीं चल सकेगा। सो ये बड़े मसाइल हैं, और ये हम अकेले नहीं हैं।
मतलब आग लगेगी तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। Exactly. सो पूरी दुनिया को इस पर बैठकर सोचने की ज़रूरत है। इसके ऊपर बिल्कुल सर बैठ के सोचने की ज़रूरत है। और रही बात इस चीज़ की कि अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई आती है, फिर ईरान की आती है। आप और मेरे से जो इन मामलात को बेहतर शायद समझते हैं, जो इन दोनों ममालिक के अंदर बहुत एक्सपर्ट्स हैं और जो बड़ी एक कड़ी नज़र रखी हुई उन्होंने कई सालों से, उनका तो ये मानना है कि ये 1 वीक से ऊपर की जंग नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि किसी किस्म का जो अटैक है वो बहुत सेंसिटिविटीज़ उजागर कर ले इजराइल की तरफ, जो कि कल रात तक भी हमने देखा कि उनके तेल अवीव के अंदर ही कर दिया। बट ज़ाहिर है उनके पास एक डिफेंस सिस्टम है। लेकिन सर आप देखें कि अगर अब तड़ी ये है कि 2000 मिज़ाइल आ रहा है आपके पास, अब 2000 मिज़ाइल जो है वो बड़ा मिज़ाइल होता है, बैलिस्टिक वो भी। तो उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर से आधी बात भी सच साबित होती है तो ये चीज़ आउट ऑफ हैंड हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इसमें देरी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अंदर फौरी तौर पे अगर अमेरिका और दीगर जो ममालिक अगर पढ़ के इस मामले को रिजॉल्व करवा एक पॉज ला सकती हैं तो हर पूरे रीजन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो मिसाल है ना कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। Yes. तो बात ये है कि अभी करेंगे तो बचत हो जाएगी, जितना इसको मौखर किया जाएगा, एक तो काबू पाना उतना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा ये कि उसके बाद जिस किस्म की रिजेंटमेंट होगी वो फिर आप उसको जो है ना जंग बंदी का नाम नहीं दे सकते, फिर वो एक पॉज बटन होगा क्योंकि उसने फिर दोबारा से रिज्यूम होना ही होना है। होने बिल्कुल सर। और अगेन हमारा भी, जैसे हम तो नहीं कहते बट इंडिया कहता है कि जी हमने पॉज किया हुआ है। बट ठीक है जी, अब फ़िलहाल पॉज मंजूर है आपका। अगर फिर से किसी किस्म का मूड ख़राब होता है तो आप चेक कर लें, पहले तो आपने चेक कर लिए। इस सिचुएशन में अलबत्ता ये बात नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो अटैक कर चुके हैं और अब इसके बाद इस चीज़ की एस्केलेशन कहाँ तक जाती है, बड़े ख़तरनाक मामला है। बहरहाल सर यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर पंजाब गवर्नमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने सर आज से कुछ दिन पहले प्रपोज़ किया और पास करने की कोशिश की और आई थिंक पास भी हो गया, पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025। इससे कोई अगर ज़्यादा लंबा नाम आपको मिल जाता तो वो पेश कर देते, तो ये तो बड़ा माउथफुल है। अच्छा बहरहाल वो छोड़ दें, बिल के अंदर और क्या चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि आप और मैं एक साफ़ी बरादरी से बिलोंग करते हैं और हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा फंडामेंटली एक इशू होता है हमेशा से कि जी हमें हर चीज़ जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये बिल जो है सर ख़ास तौर पे उस चीज़ की कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सामने लेकर आया है। ये पर्टिकुलर फैक्टर जो है इस बिल का, जिसके अंदर कहते ये हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है अब से इस बिल के बाद से जो भी मंसूबे हैं जो लेकर आती है और जो उनके ऊपर काम करते हैं, जो उसके अंदर पैसे लगते हैं और चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब हो नहीं सकता। तो ये एक अगेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि सवाल जवाब अगर आप इक्वेशन से निकाल देते हैं बाहर कि जी आप पूछ ही नहीं सकते, तो वो तो एक क्या कहना चाहिए, एक आप ख़ुद से ही तस्लीम कर रहे हैं कि जी हम तमाम चीज़ें जो करते हैं उनमें कोई ना कोई मसाइल हैं। वरना किसी शख्स ने अगर बड़े साफ शफाफ पेपरा रूल्स के मुताबिक कोई चीज़ की हो तो वो क्यों इस किस्म की चीज़ कहेंगे जी कि आप इसके ऊपर सवाल जवाब नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दीगर जो आपके सहाफ़ती बरादरी है, यूनियंस हैं, CPNE वगैरह हैं, उन्होंने इस चीज़ की भरपूर मजम्मत की है कि जी हमारा तो एक तरीक़ेकार है हमारे ख़बर बनाने का कि जी हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो पंजाब गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, ये एक सवाल है, और ये कितनी कामयाबी से कर पाते हैं ये एक और सवाल है। सर कल ही आप बता रहे थे कि बजट के पेश होने के बाद क्योंकि FBR के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इनिशियली नहीं आए, हाँ जी, तो जो सहाफ़ी थे वो वॉकआउट कर गए और फिर उनको मनाने के लिए हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो खुद गए और फिर बिल्कुल, और फिर FBR चेयरमैन को भी बिठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बात आगे चली। तो बात ये है कि एक तरफ हुकूमत ये प्रेशर भी नहीं सस्टेन कर पा रही कि सहाफ़ियों ने शराफत से वॉकआउट कर दिया है, उनको वो सहाफ़ी भी वापस चाहिए टेबल की उस तरफ बैठे हुए सवाल पूछते हुए। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते कि वो सवाल करें।
तो ये मतलब अपना ना मुझे लगता है कि हुकूमत जो है वो जहन नहीं बना पा रही कि वो क्या चाहती है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि इसके वैसे तो कई मुहरक़ात हो सकती हैं कि क्यों उनके ये जहन में आया कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। एक तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ हुकूमत हुई, जो इन्होंने ज़मीमें छापे, जो इन्होंने सप्लीमेंट्स अखबारों में छापे। फिर एक केस इन पर हो गया कि जी पब्लिक मनी के ऊपर जो नाम बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के वो अपने लगाए जा रहे हैं, ये एक अदालत में केस गया। सो एक ये मसला हो सकता है। तीसरी जो है वो चीज़, क्योंकि आपको पता है कि मरियम साहिबा जो है वो बड़ी एक मतलब हमें ऐसे देखने में लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से चला रहे थे पंजाब को, वो तकरीबन उसी तरह से सूबे को चला रही हैं। और आपको याद होगा कि उस दौर में बड़ी जो है ना स्कैंडल्स इस किस्म के आते थे, करप्शन के नहीं कि पैसे खा लिए, स्कैंडल्स ऐसे आते थे कि लोग कहते थे कि जी रूमर्स थी कि जी लइए के अप्रूव्ड हस्पताल के पैसे लाहौर में कलमा चौक अंडरपास या ओवरहेड पे लग गए। तो अगेन इस तरह के कोई सवालात ना हों, शायद इस वजह से ये इनके जहन में आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन पीका से लेके तो हर दूसरे इस किस्म के बिल की तरह जो अभी अपोजिशन है वो इसकी मुखालफत करेगी, जो अभी हुकूमत है वो आपको बताएगी कि इससे अच्छा बिल ही कोई नहीं। आज से 3-4 साल बाद यही जिन्होंने बिल बनाया है ये आपको इस बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पे नज़र आएंगे। और बाकी ज़ाहिर है इसकी एक कड़ी इस चीज़ से भी जुड़ती है कि अभी 4 दिन पहले बजट आया है, तो बजट के साथ ही इस किस्म की चीज़ करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि जो बजट आया है वो तो ना तीतर है ना बटेर है। और वो मुझे तो लगता है कि इससे जो पिछला बजट था वो इससे बेहतर था। और उसकी वजह है कि हालांकि उसमें आपको पता है कि तनख्वाहदार तबका जिसका हम भी जिसका हिस्सा है जी उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई। लेकिन चले एक टॉकिंग पॉइंट तो था ना हमारे पास, हमारी चाहे टेक होम कम हो गई, एक टॉकिंग पॉइंट था कि इस बजट में ये हुआ है। सर ये जो 4 दिन पहले बजट आया है इसका कोई टॉकिंग पॉइंट ही नहीं है, इसमें हम क्या बात करें। बिल्कुल सर, लेकिन टॉकिंग पॉइंट्स हो ना हो अभी हमने इसके ऊपर बात करनी ज़रूर है वो हम करेंगे हमारी एक और ब्रेक में। मैं ज़रा इस पे आना चाह रहा हूँ, जो बिल है इसके ऊपर सर मेरे ना कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ ख्यालात हैं। अब मैं बिल्कुल एक और जोन में जाके बात करने लगा हूँ कि क्या होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। देखें आप ना, ये आदत जो आपकी बन चुकी है ना बड़े सालों के ऊपर, ये अगेन मेरे अपना ख्याल है कि जहाँ से ये आदत का, जहाँ से इस आदत की आपको आदत पड़ी है ना, वो भी इस काम में इतना बिलीव नहीं करते कि जी सवाल जवाब नहीं करने आपने, ओके। लेकिन जो कहते हैं जी सवाल जवाब नहीं करने हैं, वो इस चीज़ की ताकत भी रखते हैं कि उनसे सवाल जवाब ना किए जाएँ। ये एक अलग बहस होगी, आप बिल्कुल साइड पे करते हैं। आपके साथ सवाल जवाब होंगे, हम पूछेंगे कि आपने क्यों प्रोजेक्ट फलाना लगाया, आपने उसमें कितने पैसे लगाए, वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो, उसका PC1 से लेके PC5 तक के मामलात क्या हैं, हमसे मुराद मेरा है हमारी बरादरी जो है, अगेन इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं, मैं इसमें मौजूद हूँ। अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरा, हर चीज़ के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि जब भी एक हुकूमत सर कायम होती है और बनती है, वो फेडरल गवर्नमेंट छोड़ दें, आप सूबाई गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा सूबाई गवर्नमेंट होती है। आप जब अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखते हैं, अव्वल तो होना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि किसी भी ना फेडरल लेवल पे होना चाहिए ना सूबाई लेवल पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका कोई काम ही नहीं है। भाई आपके फेडरल के में अंदर भी और सूबाई के अंदर भी हर इदारे हैं, उस हर इदारे के अंदर आपके पास दीगर पोस्टें हैं, उनका अपना एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होना चाहिए कि जी वो PR एजेंट जो भी कह लें उनको, सबका हर मिनिस्ट्री का अपना स्पोक्स पर्सन होता है। अच्छा, तो आपको इज्तिमाई तौर पे करने की, यहाँ पे अज़मा बुखारी हैं, वहाँ पे अता तारर साहब हैं, अता तारर साहब को छोड़ दें, वो एक फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, वो एक लिहाज से मैं मान भी सकता हूँ कि फेडरल हद तक आपको सूबाई लेवल पे आपको नहीं चाहिए। नंबर 1, उसको होता क्या है, आप जो अपनी ऑप्टिक्स हैं उनको इससे रूइन करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिक्स राइट नाउ। मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ है, मैंने जितने काम किए उसके अंदर मुझे ये नज़र आता है कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे आप इस चीज़ को ख़राब कर लेते हैं। आपने यहाँ पे शहबाज गिल से लेके आपने शिबली फराज चलें छोड़ दें, आपने फैज़ुल हसन चौहान जैसे लोग जो हैं आपने PTA के दौर में देखें, आखिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे अज़मा बुखारी साहब हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है कि वो तो एक बैठते ही उनका एक अग्रेसिव टोन होती है हर चीज़ के साथ। ऑप्टिक्स क्या आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अवाम आपके पास है, इन ऑप्टिक्स से वो बात नहीं होगी। ये जो बिल है इससे ये ऑप्टिक्स क्रिएट नहीं होंगे कि जी हमसे अवाम जो है मोहब्बत करे या यूथ हमसे मोहब्बत करे। आप अलबत्ता एक नई चीज़ क्यों नहीं कर लेते, आप बना दें
भाई हमने ये मंसूबा लॉन्च करना है, एक ऐप बना दें। स्मार्टफोन्स अर्बनाइज्ड जगहों पे सबके पास है, जहाँ नहीं है स्मार्टफोन्स SMS बेस्ड कर दें, वो काम तो आपको आता है। PTA को आपने सिर्फ कहना है येस एंड नो आंसर्स हों कि जी ये मंसूबा हम करने जा रहे हैं, कितने फ़ीसद अवाम जो है वो येस पे है और कितने नो पे है। ये कितना को मुश्किल काम है। आप उसकी येस नो की फिर आप पासदारी करें, आप उसके ऊपर माने कि जी हमें नो ज़्यादा हुए थे तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ऑप्टिक्स बढ़ गए आपके। जब येस हो गए तो ऑप्टिक्स बढ़ गए आपके। क्यों? क्योंकि जी सब ने येस के, ये हमारे पास डिफिनेटिव चीज़ है, अपने पास ना रखें। बाहर से आप जब प्राइवेटाइजेशन करते हैं PIA की, तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं EY टाइप कंपनी को। SU कंपनी इंटरनेशनल ढूंढ लें, यहाँ पे सब जो है ना वो इजी हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी जो है इसको रेगुलेट करती है इस ऐप को। आप कहेंगे जी कि ये हतमी किस्म के नतीजे जो है सामने आ गए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जिन शख्स जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा ना होगी वो नहीं होगा, ज़्यादा हाँ हो गई है वो हो जाएगा। जिन्होंने ना की थी उस प्रोजेक्ट पे वो चुप करके बैठे, जिन्होंने वोट नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर चुप करके बैठे। एक कल्चर क्रिएट होगा सर, एक चीज़ क्रिएट होगी जिसके ऊपर लोग जो हैं वो असल में अपनी ओपिनियन डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट वो इश्तिहारात की कैंपेन हो, वो पुल हो, अंडरपास हो, कनाल्स हो, अंडर जो मर्जी हो, उस पर कर लें। ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखें ऑलरेडी बात ये होना शुरू हो गई है कि आप जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी मियाद 5 साल के बजाय 4 साल कर दें, क्योंकि 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये एक गिला तो लोगों का वैसे ही ये है कि जी हम वोट किसी और को डाल के आते हैं और वो निकलता किसी और के बैलेट में से है। तो अब इसके बाद अगर उनको 5 साल इंतज़ार भी करना है कि अब तो जी आपका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, वो जैसा भी है बस आपका है, अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, इसका सबसे अच्छा सलूशन ही ये है। लोगों की गिले ही ख़त्म हो जाएंगे। ये जो डेमोक्रेसी की एक्सरसाइज आप 5 साल बाद करते हैं ना, ये रोज़ करनी शुरू कर दें, इस लोग भूल जाएंगे कि हमारा MNA MPA कौन है। उनको जब मैसेज आएगा ना और वो अपने हल्के के हिसाब से येस नो कर दिया करेंगे, उनको लगेगा कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हैं, हर रोज़ हिस्सा हैं, हर रोज़ हिस्सा हैं। बिल्कुल सर। भारत से इस बात को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं, यहाँ पे जानना है हमने ब्रेक के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पंजाब के अंदर जो तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की जा रही हैं, आपकी और मेरी एक मुश्तरका तजवीज़ थी कि इसको आप 5 साल बाद वोटिंग करते हैं हर चीज़ के ऊपर, आप मनसूबा वाइज आप आवाम से वोटिंग करवाएं जी के येस और नो आंसर्स लें उनसे, और हर मनसूबा उसकी बुनियाद पे फिर पास हो या ना होए वो एक अलग बात है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, और ये मैं नहीं कह रहा पंजाब करे, हमको पंजाब के ऊपर को हमें को मसला नहीं, पंजाब सिंध गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट तमाम गवर्नमेंट्स ये करें, फेडरल गवर्नमेंट खुद करे, ये फेडरल प्रोजेक्ट्स भी तो होते हैं। आप सारे जो हैं अगर इस किस्म की चीज़ को अपना लेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल तो नहीं होगी, आसान हो जाएगी। फ़र्ज़ करें सर एक मंसूबा बन रहा है जिसके ऊपर अपोजिशन जो है वो बहुत तंग है और दे डोंट वांट इट टू हैपन, तो वो फिर रैली करें अपने वोटर बैंक को, वो कहें जी कि सब जो हैं तमाम हलकों के अंदर जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसके ऊपर नो वोट करना है आपने, अपोजिशन नोज़ ले आए, येस हार जाए, तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये ज़ाहिर है हल्का वाइज हो गया, और मतलब बहुत कम चीज़ें हैं ना जो कि पूरे सूबे को मुतासर करती हैं। और आपका जो एक MPA है वो अपने हलके में ये मैसेज चलवा सकता है कि जी मुझे इस दफ़ा तरक्याती फ़ंड्स इतने मिल रहे हैं इस साल, तो इसमें इतने किलोमीटर की सड़क बन सकती है या इतने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बन सकते हैं, तो आप बता दें क्या चीज़ ज़रूरी है। तो उसके बाद वो जो एक मसला है कि एक चीज़ बन जाती है लेकिन आधे लोग नाराज़ रहते हैं कि जी मतलब इससे तो बहुत बेहतर था कि दूसरी चीज़ कर ली जाती, तो वो गिला भी ख़त्म हो जाएगा, वो इंक्लूडेड भी फील करेंगे कि यार ये तो फ़ैसला हमारी वजह से हुआ है, हमने एक बटन दबाया था। चाहे अभी भी आपके MPA MNA कहें कि जी वो ज़ाहिर है हमारी तो रोज़ पंचायत लगती है, रोज़ सुबह मेरे घर इतने लोग आते हैं तो मैं तो वही फ़ैसला करता हूँ जो कि मुझे लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि मतलब जो लोग आपके घर आते हैं उनकी तो एक राय है, जो आपके घर नहीं आते उनकी राय आपको कैसे पता है। सो अगेन इसका मैं जिस तरह से आपने शुरू में कहा ना कि अब सब ऑप्टिक्स की बात होती है, तो इसका कोई मटेरियल फ़ायदा निकले या ना निकले ये ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप देखिए ना कि अब एक ख़बर मैं आपको सुनाता हूँ आज कल की, वो ऑप्टिक्स के लिए अच्छी है। हालांकि उसमें जो एक मंसूबा होने जा रहा था वॉल्ट सिटी के अंदर,
उसमें 22 अरब रुपए का कट लगा। अच्छा, अब कट लगना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं होती। इसका मतलब है कि वो मंसूबा या तो बन नहीं रहा, या वो पहले जितने स्केल पे बनना था अब उसका स्केल डाउन, बुनियाद ही नहीं ठीक थी, बुनियाद नहीं ठीक थी। लेकिन अब देखिए ना कि बुनियादी तौर पे वॉल्ड सिटी का मतलब क्या है कि मंसूबा मियां नवाज शरीफ का था। सो मियां मतलब मरियम नवाज के साहिबा के चीफ मिनिस्टर होते हुए मियां नवाज शरीफ के मंसूबे पे कट लग गया। अब ये एक अच्छी ऑप्टिक्स है, हालांकि मतलब वहां पे चाहे रहने वालों का नुकसान ही हो गया हो। तो अब गेम ऑप्टिक्स की है। तो अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे तो फिर होगा यही कि आप उसके बाद अगले इलेक्शंस में रोते फिरेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी थी, लोगों ने वोट फिर नहीं डाला। भाई लोग नहीं डालेंगे सर। अगेन ऑप्टिक्स वाली कहानी जो है ना, वो दुनिया भर में एक 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 टूल होता है सियासत के अंदर। देखें, ये गुड ऑप्टिक्स नहीं है कि आपने अपनी वीडियो बनवा ली कि जी देखें हम एक सरकारी दौरे पे गए थे लेकिन हम कमर्शियल पे ट्रैवल किए। अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक दौरे के ऊपर है, बड़ी परफॉर्मेंस उनकी ज़बरदस्त है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठते हैं वहाँ पे साफ़ियों और बाकी दीगर लोगों को हशर कर देते हैं बिलावल भुट्टो साहब, बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन उसके अंदर किसी से रहा नहीं गया कि देखें जी कितने अच्छे हैं वो ट्रेन पे सफ़र करके गए हैं, वहाँ पे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। यार ये बातें जो हैं ये आज से ना 5-6 साल 8 साल पहले बड़ी अच्छी लगती होंगी, जब इमरान खान साहब न्यूयॉर्क में शायद थे या DC में थे, किसी ट्रेन पर बैठ के थे। इससे नहीं मैटर करती है ऑप्टिक्स। लोग जो हैं उनमें शऊर आ गए, उनको पता है कि आप पेंडर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ना गैलरी को प्ले कर रहे हैं। अब आ गई है बात कि जी आप वो इस किस्म की कोई चीज़ करें जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो ज़रा डिफरेंट है। जैसे इस बजट में भी कहा गया था, सब कह रहे थे जी आउट ऑफ द बॉक्स बजट होना चाहिए। ये बहुत ही इन द बॉक्स बजट था, इसके अंदर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। बट ऑप्टिक्स जो है उसकी और बजट में फ़र्क ये है कि आपके हाथ में, आप अगर आपको अपने आप को सराउंड करें ऐसे लोगों के साथ जो इस कहानी को समझते हैं, जिनको असल में पता है कि यार यूथ जो है किस चीज़ पे ना फ़िदा हो जाती है, किस चीज़ पे उनके ना इमोशंस उजागर हो जाते हैं, आप उन सारी चीज़ों पे खेल सकते हैं। अभी आप देखें कि एक लैपटॉप जो है, एक लैपटॉप स्कीम जो है, उसी को हम चलाते चलाते यहाँ इस नैश तक पहुँच गए, फिर वही स्कीम चल रही। जैसे आपने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब का एक जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वही यहाँ तक चल रहा है अभी भी। उसको डिसमेंटल करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप नई तर्ज की एक सियासतदान है, आप यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं सिर्फ पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। यू हैव दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इस सारी चीज़ को ठीक कर सकती हैं। ये इकदाम जो है ना जिसमें बंदिश का एलिमेंट है। अब बसंत वाली बात जो थी, जो उन्होंने की थी जी कि वो कर रहे हैं अगले साल, मेरे तो ख्याल में हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद, महीने में एटलीस्ट 2 दफ़ा घोल के इसको अवाम को, पंजाबी अवाम को पिलाया जाए कि जी बसंत हो रही है अगले साल। आप देखें आपके नंबर्स कैसे ऊपर जाते हैं। बिल्कुल सर। और आज फिर हमें अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला बजट के बारे में बात करने का, और ख़बरें ज़्यादा थी। अब मुझे लगता है कि वक्त हमारे पास कम है। मुझे ये बजट को लेकर ना तफसीली बात हम कल करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन का किरदार जो है वो मैं बड़ा ही मायूस हुआ उससे। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है रिजेक्ट कर दी है। बात यह है कि जो ऑपोजिशन है वो कोई ऐसी भी, अगर हम PTI की बात कर लें तो ऐसे भी नहीं है कि जी उनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, वो तो बेचारे आजकल बेरोज़गार हैं। उनके पास एक सूबा है, उस सूबे के सारे ज़राए हैं, कुछ फंड्स भी होंगे, और इसके लिए तो कुछ ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत नहीं होती। 4 जो है आप प्रोफेसर उठाएं यूनिवर्सिटीज़ से, उनका थोड़ा सा तरला मारें, वो आपको फ्री में ये काम कर देंगे। बजट आ रहा था, आपको मुझे सबको पता है कि पाकिस्तान का इस वक्त डेफिसिट करंट अकाउंट कितना है, या सरप्लस कितना है, या आपके ट्रेड डेफिसिट क्या है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कितने पैसे IMF से आने हैं, कितने आपने इस दफ़ा किस्तें देनी है, कितना मिलिट्री को जाना है, कितना किधर होना है। आप एक वाइट पेपर बना लें, एक आप शेडो बजट अपना दे दें कि यार देखें हुकूमत ये दे रही है। हम हुकूमत में होते हैं ना तो सेम नंबर्स, ये नहीं कि हम नंबर्स तो नंबर्स हैं, वो तो सेम है, हम ऐसा देते तो उसके बाद क्या होता। एक तो हम पढ़ के कहते कि यार ये देखो कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत बात कर दी है। दूसरा ये कि शायद उसके बाद हुकूमत अपनी 4 चीज़ें अपने बजट में से बदल के उनकी वाली कर लेती, उस पर ऑपोजिशन एक विक्ट्री लैप भी ले लेती कि देखें इनको तो पता ही नहीं था, या ये तो करप्शन करने लगे थे, हमने बचा लिया आके। मतलब ये इतनी इसकी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ अगर एक शेडो बजट पेश कर दिया जाए, जो कि मेरे ख्याल में हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ है करना। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी हो और आपने करना क्या है सर। उसमें यही वाली बात है कि मिन्नत एक तो लगती काफ़ी सारी, आपको इस पर ढेर सारे लोग चाहिए इन्वॉल्व,
मेरे तो ख्याल में अगर ढेर सारे लोग इन्वॉल्व कर लिए जाएं कॉम्प्लिकेटेड मसलों में, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो क्लोज निट किस्म का है ना जी कि हमारे सियासतदान जो हैं वो वही रहेंगे यार जो हमारी पार्टी को बड़ी साल से सपोर्ट कर। क्यों भाई, आप ज़रा बाकी चैनल्स, हमारे चैनल और बाकी भी देखें कि इस दफ़ा बजट के ऊपर जिस किस्म की यूथ ने भी, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनसे मुतासर होते हैं, उनका ओपिनियन आप लें इसके अंदर। क्यों नहीं शैडो बजट बन सकता? आप पीपल्स पार्टी के मुझे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की फिंगर टिप्स पे वो 10 लोग नहीं है जो इस वक्त एक इस वक्त बेस्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर टेक रखते हैं, आपकी जो आपसे मिलती है, आप उनको ला के शैडो बजट बना सकते हैं। ऑपोजिशन भी ये कर सकती है। ये क्या बात होगी जी बजट आ गया अब हमें पसंद नहीं आ रहा? ये देखें काउंटर प्रोडक्टिव एक चीज़ होती है जिसके अंदर आप रुकावटें अब डाल रहे हैं। अब तो ये बजट आ गया, अब तो इसके ऊपर या तो ये पास होना है या ये पास नहीं होगा। इवेंचुअली हमें पता है इस मुल्क में जो चीज़ पास नहीं हो रही होती है इवेंचुअली पास हो जानी होती है। थोड़े लैक्सेटिव्स चाहिए होते हैं, वो लैक्सेटिव्स जब आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं। पॉइंट इज़ कि अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव पेपर आपके मेरे हाथ में भी होता ना कि यार ये भी प्रपोज था, आपके ख्याल में आप और मैं रुकते सर? फिर हम फिर ऐसी तनकीद करते, फिर तमाम मीडिया तनकीद करता है जी कि ये तो था, तो ये क्या है? बिल्कुल। और अगेन मैं आपको बताऊं कि अभी देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फड्डा पड़ा हुआ है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हो रही हैं अगर, लेकिन ये जो चेंज आ रहा है इसके जो शाबाशी है वो शायद ऑपोजिशन नहीं ले पाएगी। अगर वही चीज़ें ऑन पेपर प्रपोज की होती और अब जो है वो चेंज हो रही होती तो फिर वो कहते हैं कि ये इनको तो ख्याल ही नहीं आया था, इसका तो सारा क्रेडिट हमें जाता है, इनकी तो जो ये मौजूदा हुकूमत है इनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये गवर्न कर सकें, ये तो हमारी कैपेसिटी। आप देखें ऑपोजिशन का यही तो काम होता है, मतलब खाली सड़क पे आके आप वो जो हर दफ़ा कहा जाता है कि जी ये मिलियन मार्च है, भाई अगर है भी मिलियन तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक MPA के हल्के में 2.5 लाख वोट होता है कम से कम, MNA में 5 लाख वोट होता है। तो अगर पूरे पाकिस्तान से 1 मिलियन लोग एक सड़क पे खड़े भी हो जाएं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। बाकी सर देखें वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं आखिरी बात कर दूं कि फ़र्ज़ करें आज हम बैठे होते हैं, एक हैशटैग चल रहा होता है अपोजिशन की तरफ से, दिस शुड हैव बीन द बजट, और वो अपना बजट प्रेस नहीं तैयारी की ना, कुछ भी नहीं किया। अब बैठे मतलब असेंबली के अंदर खड़े होकर उस बजट के ऊपर टेबल को जो मार रहे थे उमर अयूब साहब, उससे बहुत बेहतर था कि कुछ खुद प्रेजेंट कर लेते। बार वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।